नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारत या तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के साथ जाने वाला है या फिर डायरेक्टली रशिया के साथ Su-57E फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश करने वाला है। लेकिन अभी रफाल डील कंफर्म होने के बाद Su-57E को एक्वायर करने के चांसेस काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन अभी पता चला कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी भी Su-57 को एक्वायर करने का प्लान ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि अभी लिमिटेड नंबर में Su-57 को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एमका की इंडक्ट होने तक एक स्टॉप गैप मेजर का काम करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि Su-57E को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक कम्प्लीटली डिफरेंट रोल के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ओरिजिनली Su-57 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि सभी टाइप के मिशन को कर सकता है, लेकिन इसका प्राइमरी रोल एक हैवी एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट का होने वाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-57 को एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के रूप में नहीं, बल्कि एक लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इवेल्युएट किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की नज़र में Su-57 का मेन रोल डे 1 कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस के अंदर घुसकर हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने का होने वाला है। इसी रोल के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लगभग 60 के आसपास Su-57E फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का असेसमेंट ये है कि Su-57 की स्टेल्थ वेस्टर्न 5th जनरेशन जेट जैसे कि F-35 के लेवल का नहीं होने वाला है, लेकिन इसका इंटरनल वेपन कैरेज, लॉन्ग रेंज हैवी पेलोड और स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक वेपन इसको एक लीथल पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। मतलब ये एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन पर डॉग फाइट के लिए नहीं, बल्कि डीप स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी Su-57 के साथ कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइक वेपन पैकेज का डिमांड किया जा रहा है। सोर्सेज ये भी कंफर्म करते हैं कि जब तक रशिया कस्टमाइज्ड डीप स्ट्राइक इकोसिस्टम को भारत को ऑफर नहीं करता है, तब तक ये डील आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसी वजह से रशिया अभी फास्ट ट्रैक मोड में Su-57 के लिए एक पावरफुल स्ट्राइक आर्सेनल को असेंबल किया जा रहा है। इस पैकेज का सेंटर पीस KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होने वाला है। ये मिसाइल स्पेशली Su-57 की इंटरनल वेपन स्टेशन में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका प्रोफाइल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फ्रंटल स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये हार्डन बंकर, कमांड सेंटर और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सबसे बड़ी खास बात यह कि रशिया की तरफ से KH-69 की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर भी भारत को दिया जा रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मैसिव एडवांटेज होने वाला है। अगला क्रिटिकल वेपन KH-58 सीरीज की एंटी एडिशन मिसाइल होने वाली, जो Su-57 की इंटरनल वेपन स्टेशन में फिट किए जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को चाइनीज ऑरिजिन HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और उनकी रडार्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। डे 1 सिनेरियो में मिसाइल एनिमी की एयर डिफेंस को ब्लाइंड करने और एक स्ट्राइक कॉरिडोर को क्रिएट करने में की रोल को प्ले करने वाले हैं। सबसे डेंजरस और इंटरेस्टिंग पॉइंट रशिया का मिनी किंजल प्रोग्राम होने वाला है, जिसको ग्रेमलिन या लार्चिक मिसाइल भी बोला जाता है। ये एक कॉम्पैक्ट हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-57 की इंटरनल वेपन स्टेशन में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए मिसाइल एक सिल्वर बुलेट की तरह काम करने वाला है, जो चाइनीज लॉन्ग रेंज रडार्स, कमांड सेंटर और हार्डन टारगेट को रिस्पॉन्स देने का मौका ही नहीं देने वाला है। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी कंफर्म करते हैं कि मिनिएचराइज्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी एक एयर लॉन्च्ड वर्जन को अभी Su-57 के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो इस एयरक्राफ्ट को प्योर हाइपरसोनिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदलने वाला है। एयर टू एयर रोल के लिए अभी Su-57 पर R-37M मिसाइल को इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ ही साथ इसमें इंडियन अस्त्र सीरीज की सभी मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है और एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट पर अभी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे मिसाइल को भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। यानी कि Su-57 के साथ भारत प्योरली वेपन पैकेज के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि साथ रफाल डील की मिस्टेक से मिली सीख का रिजल्ट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की नेवल एयर आर्म को लेकर है। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने कैरियर बॉर्न फाइटर जेट यानी MiG-29 पर इंडिजिनस NASM-MR यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को DRDO और इंडियन नेवी की तरफ से जॉइंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां पर एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है।
सोर्सेज के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट को डेजिग्नेट किया गया जो स्पेशली NASM-MR इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक्स लेवल पर अपग्रेड किए जाने वाले हैं, जिससे मिसाइल को MiG-29 में इंटीग्रेट करना संभव होने वाला है। सबसे पहले NASM-MR को MiG-29 पर कैरी करने के लिए एक मॉडिफाइड पायलॉन को डेवलप किया जा रहा है। ये पायलॉन मिसाइल की साइज, वेट और एरोडायनामिक प्रोफाइल और रिलीज एनवेलप के हिसाब से स्पेशली डिजाइन किया जाने वाला है। इस प्रोग्राम के अंदर MiG-29 के मिशन कंप्यूटर, फायर कंट्रोल सिस्टम और सेंसर सूट को NASM-MR के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे पायलट मिसाइल की टारगेटिंग, मिड कोर्स गाइडेंस और टर्मिनल अटैक मोड को इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी डिटेल फिट चेक सर्वे, CFD मॉडल वैलिडेशन, एरोडायनामिक लोड एनालिसिस और स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टडी वगैरह किया जा रहा है। इसका मेन एम ये कि मिसाइल हाई स्पीड, हाई जी मैन्यूवर्स, कैरियर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट की बिहेवियर को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे और NASM-MR के फुली ऑपरेशन होने के बाद इंडियन नेवी को एक पावरफुल इंडिजिनस स्टैंड अप एंटीशिप कैपेबिलिटी मिलने वाली, जो कि अपनी सी स्किमिंग प्रोफाइल, ऑटोनोमस टर्मिनल गाइडेंस और हाई सर्वाइवलिटी रेट की वजह से दुश्मन की सरफेस कॉम्बैट फ्लीट के लिए एक सीरियस थ्रेट बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट को लेकर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रफाल डील को लेकर काफ़ी सारा चर्चा चल रहा है। अभी इसी को लेके कुछ फ्रेश अपडेट सामने आ रहे हैं। मोस्टली अभी तक भारत का जो मेन कंसर्न सामने आया था वो ये कि रफाल डील में इंडियन कंपोनेंट की कमी, सोर्स कोड एक्सेस ना होना और डाटा लिंक कंपैटिबिलिटी सबसे मेजर पॉइंट होने वाले थे। लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकली मैन्युफैक्चर होने वाले सभी रफाल ओरिजिनल रफाल की F4 वेरिएंट के मुकाबले थोड़े अलग होने वाले हैं, जिनको रफाल F4 प्लस मॉडल कहा जाने वाला है। ये वर्जन सिर्फ डसॉल्ट के स्टैंडर्ड रफाल F4 तक लिमिटेड नहीं रहने वाले, बल्कि इसमें इंडिया स्पेसिफिक डिजिटल इंटीग्रेशन और सिक्योर डाटा लिंक आर्किटेक्चर को ऐड किया जाने वाला है, जिससे ये एयरक्राफ्ट हमारे बाकी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट के साथ भी डाटा को एक्सचेंज कर पाएंगे। अभी तक ये एक मेजर कंसर्न बना हुआ था। रफाल की F4 प्लस का कोर फीचर इंडियन स्पेसिफिक सिक्योर डाटा लिंक सिस्टम होने वाली है। इसके वजह से रफाल रियल टाइम में इंडियन ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन, एयरबोर्न सेंसर, अवेक्स और कमांड सेंटर के साथ हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, टारगेटिंग डाटा और बैटलफील्ड इंटेल को शेयर कर पाएगा। इससे सिचुएशनल अवेयरनेस और रिस्पॉन्स टाइम दोनों काफ़ी इंप्रूव होने वाले हैं। इसके अलावा रफाल की F4 स्टैंडर्ड में नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार भी मौजूद होने वाला है, जिसका डिटेक्शन रेंज पहले की AESA रडार से ज़्यादा बेहतर होने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में इसका रेजिलियंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से अभी ये भी बताया जा रहा है कि रफाल में भारत अपने हिसाब से कोई भी इंडियन ओरिजिन वेपन को इंटीग्रेट कर सकता है और इसके लिए भारत को रफाल के लिमिटेड सोर्स कोड एक्सेस को प्रोवाइड किया जाने वाला है। लेकिन इसके लिए फ्रांस से परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इनिशियली रफाल डील को लेकर जो आउटरीच देखने को मिला था, ये सब उसी की डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। दोस्तों, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही चालाकी से S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को डिफेंसिव मोड में जाने के लिए धकेल दिया था, बल्कि चाइनीज मिलिट्री सैटेलाइट्स और यूरोपियन कमर्शियल सैटेलाइट सर्वेलेंस को भी कंप्लीटली फेल कर दिया था, जो कि S-400 सिस्टम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में नाकाम हो गए थे। सोर्सेज के मुताबिक S-400 फायरिंग यूनिट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एकदम डायनामिक शूट एंड शूट मोड ऑपरेट किया जा रहा था। मतलब मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद ही लॉन्चर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे। ये सिस्टम सिर्फ रोड तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि ऑफ रोड टेरेन, जंगल और रिमोट एरिया से इनको ऑपरेट किया जा रहा था, जहां से हैवी एयर डिफेंस सिस्टम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिलिबरेटली हाईवेज, नॉन डिप्लॉयमेंट जोन्स और प्रेडिक्टेबल रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से S-400 सिस्टम की लॉन्चर को फॉरेस्ट ट्रैक, ओपन टेरेन और इम्प्रोवाइज क्रॉस कंट्री रोड का इस्तेमाल करके मूव किया जा रहा था, जिस वजह से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को कोई भी रिलायबल ट्रैकिंग पैटर्न नहीं मिल पाया था। खास बात यह था कि हर मिसाइल फायरिंग के बाद S-400 सिस्टम की यूनिट को तुरंत ही रिलोकेट किया जाता था। कई केसेस में फायरिंग के बाद लॉन्चर को 50 से 100 किलोमीटर के आसपास शिफ्ट किया गया था, जिस वजह से जब तक एनिमी इंटेलिजेंस लॉन्च लोकेशन को फिक्स करता था, तब तक लॉन्चर वहां से काफी दूर निकल चुका होता था। S-400 सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसका डिस्ट्रीब्यूटेड एंगेजमेंट आर्किटेक्चर है, जिस वजह से मिसाइल गाइडेंस के लिए लॉन्चर का रडार के साथ सेम जगह पर मौजूद होना जरूरी नहीं है। टारगेट डाटा और मिड कोर्स गाइडेंस नेटवर्क को दूसरे रडार और बाकी यूनिट से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे लॉन्चर मिसाइल के फ्लाइट में होने के दौरान भी मूव कर सकता है, यानी कि मिसाइल को फायर करने के तुरंत बाद ही लॉन्चर को मूव किया जा सकता है।
उस दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से मिसाइल ट्रैजेक्टरी एनालिसिस और लॉन्च डिटेक्शन के बेसिस पर फायरिंग लोकेशन को पता करने की कोशिश किया जा रहा था और इसमें चाइनीज ओरिजिन सैटेलाइट्स और यूरोपियन कमर्शियल सैटेलाइट फर्म्स की तरफ से भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया था। लेकिन आउटडेटेड अजम्पशन और गलत डिप्लॉयमेंट मॉडल की वजह से और खास करके इंडियन एयरफोर्स की क्विक थिंकिंग की वजह से उनके सारे अटेम्प्ट बार बार फेल हो गए थे। यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई लोकेशन ट्रैक किया जाता था तब तक भारत वहां से अपनी S-400 सिस्टम को रिलोकेट कर चुका होता था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।